हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो इमेजिन कि दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट्स को अचानक से बंद करने की वार्निंग दी जा रही है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि जो भी सिर्फ यहाँ से गुजरेगी उसे माइंस और नेवल अटैक का सामना करना पड़ सकता है। और इसी बीच स्विट्जरलैंड के लग्जरी होटल्स में दुनिया के सबसे पावरफुल नेगोशिएटर्स बैठकर सीक्रेट टॉक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है, क्या ईरान सच में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेवरेज के रूप में यूज कर रहा है? क्या इजराइल जानबूझकर पीस टॉक्स को डीरेल कर रहा है, या फिर इस पूरी क्राइसिस के पीछे कुछ और ही गेम चल रहा है? आज हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि मिडिल ईस्ट में चल क्या रहा है एक्चुअली। तो अगर आप बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। बेसिकली ये एक बहुत ही नैरो वाटर वे है जो पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो गल्फ कंट्रीज का ज्यादातर ऑयल इसी रूट्स के दुनिया के बाहर जाता है। अगर इफ अ कंट्री समहाउ क्रिएट अ ब्लॉकेड हियर, तो अगर हॉर्मुज बंद हो जाए तो ऑयल प्राइस स्पाइक्स करते हैं, शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, ग्लोबल मार्केट पैनिक करने लगता है, एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्रीज पर प्रेशर पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये एक सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। अगर इसी को अगर बंद कर दोगे तो जो फिर आपको पूरा केप ऑफ होप से घूम के आना पड़ेगा, वो फिजिबल नहीं होता। शिपिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाती है काफ़ी, और अगर इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ती है तो फिर ऑब्वियस सी बात है जो आउटपुट होगा उसकी भी कॉस्ट बढ़ेगी, और अगर आउटपुट की कॉस्ट बढ़ती है तो फिर जायज़ सी बात है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो इसलिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन कहा जाता है। अब ईरान ने वार्निंग दी है कि वेसल्स इस एरिया से दूर रहें। अमेरिका कह रहा है कि रूट्स ओपन है। तो कंफ्यूजन बेसिकली यहाँ से शुरू होती है। लोग सोचेंगे कि सीज फायर था तो फिर क्राइसिस क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले ही तो वाशिंगटन और तेहरान के बीच एक इंटरिम सीज फायर अंडरस्टैंडिंग बनी थी, और उस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि रीजनल मिलिट्री एक्शंस को रिड्यूस करना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन रखना है और न्यूक्लियर नेगोशिएशंस को रिवाइव करना है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल अपोजिट दिख रही है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच फाइटिंग फिर से शुरू हुई है। फिर से वही एयर स्ट्राइक्स, बॉम्बार्डिंग और मिसाइल्स फिर से कंटिन्यू हो चुका है, और ईरान ने भी इसका एक डिप्लोमेटिक रूप में इसका जवाब दिया है, और स्विट्जरलैंड टॉक्स टेम्परेरी कोलैप्स हो गई। यानी सीज फायर का पेपर पे होना और ग्राउंड पर पीस होना दो अलग चीजें हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि इजराइल और हिजबुल्लाह की फाइट जो हो रही है उसका ईरान और यूएस टॉक्स से क्या रिलेशन है? रिलेशन बहुत डायरेक्ट है। हिजबुल्लाह लेबनान में एक पावरफुल आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ईरान उसका सबसे बड़ा सपोर्टर माना जाता है। जब इजराइल हिजबुल्लाह को टारगेट करता है तो ईरान सिर्फ इसे लेबनान का इशू नहीं मानता, ईरान के लिए ये उसके रीजनल इन्फ्लुएंस पे अटैक है। इसलिए ये लेबनान बैटलफील्ड इनडायरेक्टली ईरान और इजराइल की राइवलरी का एक्सटेंशन बन जाता है। और यही वजह है कि लेबनान में मिसाइल्स गिरते ही स्विट्जरलैंड में नेगोशिएशंस रुक जाती हैं, क्योंकि ईरान का एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है। बेसिकली एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है कि ईरान एक सेंटर है और उसने अपने अलग अलग हेडक्वार्टर्स बना रखे हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हूतीस। ईरान एक सेंट्रल कमांड है। ईरान बेसिकली कभी भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आता है, समझे? फिर वहीं एक और क्वेश्चन निकल के आता है, क्या इजराइल टॉक्स को सबोटाज कर रहा है? अब आते हैं पहली थ्योरी पे। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि इजराइल पीस टॉक्स को डिरेल कर रहा है। इस थ्योरी के सपोर्टर्स कुछ आर्गुमेंट देते हैं कि इजराइल ओपनली ईरान और यूएस डील को लेकर स्पेक्टिकल रहा है। उसका कंसर्न सिंपल है, अगर ईरान सैंक्शंस, रिलीफ और डिप्लोमेटिक लेजिटिमेसी पा लेता है तो फ्यूचर में और पावरफुल हो सकता है, और ये चीज़ इजराइल को कतई बर्दाश्त नहीं होगी। इजराइल स्विट्जरलैंड नेगोशिएशंस का डायरेक्ट पार्टिसिपेंट नहीं है, लेकिन लेबनान कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू वो इनडायरेक्टली नेगोशिएशंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और आपने देखा भी कि सीज फायर अनाउंसमेंट होने के कुछ दिनों बाद ही मिलिट्री एस्केलेशन फिर से शुरू हो जाते हैं। अब ये कोइंसिडेंस है क्या है पता नहीं। अब इजराइल की एक बेसिक डिमांड है कि हिजबुल्लाह को कंप्लीट डिसआर्मामेंट करो। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये शॉर्ट टर्म में प्रैक्टिकली इंपॉसिबल डिमांड है, और जब डिमांड इंपॉसिबल हो तो कॉन्फ्लिक्ट इनडेफिनेटली कंटिन्यू हो सकता है। यही बेसिस है। फिर एक और क्वेश्चन आता है, क्या ईरान हिजबुल्लाह को लेवरेज की तरह यूज कर रहा है? अब दूसरी साइड की थ्योरी देखते हैं। तो बेसिकली इस थ्योरी के सपोर्टर कहते हैं कि ईरान नेगोशिएशंस में लेवरेज यूज कर रहा है। हिजबुल्लाह ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट रीजनल लाई है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का। जब भी नेगोशिएशंस क्रिटिकल स्टेज पर पहुंचती हैं, लेबनान इशू सडनली डिप्लोमेटिक सेंटर स्टेज पर आ जाता है। ईरान रिपीटेडली कह रहा है कि लेबनान में फाइटिंग बंद होनी चाहिए, तभी मीनिंगफुल प्रोग्रेस पॉसिबल है। और अमेरिका भी कहीं कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका की भी काफी टफ डिमांड्स हैं, जैसे न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस, यूरेनियम स्टॉक पाइल्स पर रिस्ट्रिक्शंस और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर टाइट एंड कंट्रोल। इसलिए ईरान नेचुरली मैक्सिमम बार्गेनिंग पावर के साथ नेगोशिएशन टेबल पर जाना चाहेगा। यानी लेबनान क्राइसिस ईरान के लिए एक डिप्लोमेटिक कार्ड बन सकता है। तो आखिरकार गलती किसकी है? इजराइल की, ईरान की, अमेरिका की, या सब की? बट रियलिटी साइड इन तीनों नैरेटिव्स के बीच नहीं है। इजराइल जनरली सिक्योरिटी कंसर्न रखता है, ईरान जनरली अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को प्रोटेक्ट करना चाहता है, और अमेरिका जनरली रीजनल स्टेबिलिटी की बात करता है। लेकिन तीनों अपने नेशनल इंटरेस्ट भी परस्यू कर रहे हैं, और जब नेशनल इंटरेस्ट क्लैश करता है तब डिप्लोमेसी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब आते हैं कंट्रोवर्शियल पॉइंट पर। अगर क्या अमेरिका को भी इनडायरेक्टली कोई बेनिफिट है? अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो बेनिफिट क्लियरली विजिबल होता है। ऑयल मार्केट, अब गल्फ एक्सपोर्ट डिस्टर्ब होता है या डिस्टर्ब होता है तब अल्टरनेटिव सप्लायर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है। अमेरिकन एनर्जी एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ सकती है। डिफेंस इंडस्ट्री, अगर कोई एस्केलेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? मिसाइल चाहिए, इंस्पेक्टर चाहिए, मिलिट्री प्रोक्योरमेंट्स होंगे, और डिफेंस कंपनीज को नेचुरली ज्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं। और अमेरिका एक बहुत बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। और थर्ड अपॉर्चुनिटी, रिकंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटीज। अगर फ्यूचर में रीजनल रीबिल्डिंग प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं तो इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन और एनर्जी कंपनीज को मेजर कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। बेनिफिट्स मिलना और इवेंट को क्रिएट करना दोनों अलग बातें हैं। एविडेंस के बिना किसी भी कॉन्स्पिरेसी को फैक्ट नहीं माना जा सकता। तो अगर देखा जाए तो क्राइसिस को अगर एक सेंटेंस में समराइज करना हो तो मिडिल ईस्ट में हर एक्टर अपना गेम खेल रहा है। इजराइल सिक्योरिटी चाहता है, ईरान लेवरेज चाहता है, अमेरिका स्टेबिलिटी के साथ इन्फ्लुएंस भी मेंटेन करना चाहता है, और इसी बीच डिप्लोमेसी, मिलिट्री ऑपरेशंस और एनर्जी मार्केट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? ऑर्डिनरी सिटीजन्स का और सिविलियंस का। लेबनान के लोग, ईरान के लोग, शिपिंग वर्कर्स
और वो लोग जो वॉर के डिसीजंस नहीं लेते हैं लेकिन उनकी कॉस्ट जरूर चुकाते हैं। इसलिए जब भी किसी जियोपॉलिटिक्स क्राइसिस को समझने की कोशिश करें, सिर्फ एक नैरेटिव पर भरोसा मत कीजिए, हर साइड की स्टोरी सुनिए, फैक्ट वेरीफाई कीजिए और फिर अपना कंक्लूजन बनाइए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में सच अक्सर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता बल्कि ग्रे शेड्स से छुपा होता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।